तीर पर कैसे रुकूं में, आज लहरों का निमंत्रण। रात का अंतिम प्रहर है, झिलमिलाते हैं सितारे। वक्त पर युगबाहु बांधे, मैं खड़ा सागर किनारे। तीर पर कैसे रुकूं में। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनील श्रोती और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। इस खास श्रृंखला में स्वागत है आपका और कहना चाहता हूं आपसे कि हमें अपने जीवन के तीर के, तट के और किनारे के मोह को छोड़ना पड़ेगा और जीवन के समंदर में, लहर में, गहराई में, मतलब समस्याओं में उतरना पड़ेगा। हर तरह की लहर के आमंत्रण को स्वीकार करना पड़ेगा। जीवन के समंदर में उतरने के क्रम में ही, आगे बढ़ने के क्रम में ही, चुनौतियों के लिए तत्पर रहने के क्रम में ही एक और लेक्चर लेके आए हैं। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे 3 मार्कर्स की, जो कि गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल से संबंधित है। साथियों, इस श्रृंखला में आप सभी जानते हैं कि हम पेपर 1, 2, 3 के सभी 3 मार्कर, पेपर 4 के सभी 2 मार्कर कवर करने वाले हैं विथ मॉडल आंसर। हर टॉपिक को हम एक एक करके कंप्लीट कर रहे हैं। आज हमारा 8वां लेक्चर है और 8वें लेक्चर में हम गुप्त काल और गुप्तोत्तर पे पहुंच गए हैं, जो कि आज फिनिश हो जाएगा। मतलब 8 लेक्चर लग गए पूरा एंशिएंट हिस्ट्री खत्म करने में, पूरी एक यूनिट कंप्लीट करा दी। साथियों, आज का गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल से संबंधित जो सेशन है, इसमें हम बात करेंगे कुल 72 3 मार्कर की। जी हां, आपके लिए 72 3 मार्कर छांटे हैं, मॉडल आंसर तैयार किया है, जो कि आपको पीडीएफ फॉर्म में हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे उपलब्ध हो जाएगा। जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। साथियों, शुरुआत करेंगे गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल के सभी डायमेंशन से संबंधित 72 3 मार्कर की। पहला 3 मार्कर है श्रीगुप्त पर। श्रीगुप्त मतलब किसी राजा के ऊपर 3 मार्कर आ जाता है, तो क्या करना है हमें, पहले तो बताना है भैया उसकी अवधि। तो ऑब्वियसली उसकी अवधि है 275 ईस्वी से 300 ईस्वी के बीच में। इसके अलावा संस्थापक था ये गुप्त वंश का और इसने कुछ उपाधियां भी धारित की थी। उपाधियों में इसने महाराज की उपाधि धारित की थी। साथियों, बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला जो है राजा है चंद्रगुप्त प्रथम, और चंद्रगुप्त प्रथम में भी हम कुछ 3 मार्कर देखेंगे। पहला देखेंगे इसका काल या अवधि। हर राजा में हम यही कर रहे हैं, पुराने वाले लेक्चर में आप देख सकते हो। किसी भी राजा में क्या बताना है, उसका टाइम बताना है, उसका वंश बताना है, उसकी उपाधि यदि है तो वो बताना है, उसने काम क्या किए वो बताना है, उसकी राजधानी यदि कोई फेमस है तो वो बताना है। ये मैं बता चुका हूं पुराने लेक्चर में, इसलिए मैं रिपीट करके आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। सीधे मैं आंसर पे आ रहा हूं। क्या बताएंगे आप इसके टाइम पीरियड के बारे में बताएंगे। 319 से 334 के बीच चला। गुप्त वंश का ये पहला स्वतंत्र और वास्तविक संस्थापक था। जी हां, यदि पूछे कि संस्थापक कौन था तो श्रीगुप्त था, पर वास्तविक और स्वतंत्र संस्थापक कौन था, वो था चंद्रगुप्त प्रथम। उपाधि इसकी थी महाराजाधिराज और इसने कुछ जरूरी काम करे, जिसमें इसने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में गुप्त संवत या वल्लभी संवत भी कहते हैं, उसका प्रतिपादन किया, उसका प्रचलन किया। और सर्वप्रथम मतलब गुप्त काल में सबसे पहले सोने और चांदी की सिक्के चलवाए थे। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो देखिए, हमने उन्हीं बिंदुओं को कवर किया। हमने राजा का टाइम पीरियड बताया, हमने राजा का वंश बताया, हमने राजा की उपाधि बता दी, हमने राजा की राजधानी यदि कोई फेमस है तो वो बता दी, और उसके काम बता दिए। ये 5 बिंदुओं के आसपास राजाओं से संबंधित 3 मार्कर घूमेंगे। और मैं बार बार कहता हूं, पॉइंट्स विद हेडिंग का पैटर्न रखना है। हेडिंग आप दे देते हैं तो आपको लंबी थ्योरी नहीं लिखनी पड़ती है आंसर में। दूसरी बात मैं कहता हूं कि यदि लाइन बच गई है तो वहीं पर कॉमा कॉमा करके अगले पॉइंट भी बता दो, ताकि कम स्पेस में ज्यादा बातें हो जाएं। क्योंकि 3 मार्कर इज ऑल अबाउट फैक्ट, जिसमें थ्योरी को लिखने से बचना है। जैसा कि आप जानते हैं, सारी वही बातें जो मैं हर बार राजा के लिए बताता हूं वो फिर बता दी। आगे बढ़ते हैं साथियों। गुप्त संवत या वल्लभी संवत, अभी मैंने बताया कि एक संवत जिसका प्रचलन किया चंद्रगुप्त प्रथम ने जब वो गद्दी पर बैठा था, तो सीधे लिखेंगे कि 319 में राज्यारोहण की तिथि पर चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा प्रचलित। इसके अलावा कुछ है क्या? नहीं है। आप टाइम पीरियड जरूर बताओ, कब प्रतिपादित किया, कब उसका प्रचलन किया, किसने किया और किस उपलक्ष्य में किया। तीनों बातें बता दी। साथियों, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने शक संवत देखा था। शक संवत में हमने देखा था कि कनिष्क ने प्रतिपादन किया या प्रचलन किया 78 ईस्वी में किया और राज्यारोहण के उपलक्ष्य में किया। सेम हमने यहां कहा कि 319 में किया, चंद्रगुप्त प्रथम ने किया और राज्यारोहण के अवसर पर किया। तीनों बातें बता दी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई। ये अगला क्वेश्चन है, राजा रानी या विवाह प्रकार के सिक्के। तो साथियों, चंद्रगुप्त प्रथम ने ही सोने और जो चांदी की जो सिक्के चलाए थे, जिनकी अभी हमने चर्चा की थी, उन्हीं को राजा रानी के सिक्के या विवाह प्रकार के सिक्के भी कहा जाता है। सीधे प्रश्न आएगा कि राजा रानी या विवाह प्रकार के सिक्के क्या हैं, तो सोने और चांदी के वे सिक्के हैं जिनका प्रचलन गुप्त काल में सबसे पहले करवाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला, भारत का नेपोलियन। आप सभी जानते हैं, चंद्रगुप्त नहीं, आई एम सॉरी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त एक ऐसा राजा था जिसने
कई तरह के अभियान किए। आर्यावर्त का अभियान, दक्षिणावर्त का अभियान। आर्यावर्त मतलब उत्तर भारत के राजाओं को हराया, दक्षिणावर्त मतलब दक्षिण भारत के राजाओं को हराया। आर्यावर्त के 2 अभियान किए थे उसने, एक बार में उसने 3 राजाओं को हराया था, दूसरे बार में 9 राजाओं को हराया था, मतलब 12 राजाओं को हराया था उत्तर भारत के। और दक्षिणापथ के भी 12 राजाओं को हराया था, कुल 24 राजाओं को उसने हराया था अपने अभियान के दौरान। इतनी सारे विजय अभियान करने के कारण, इस तरह की साम्राज्यवादी नीति के कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा, यह भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, समुद्रगुप्त को उसकी साम्राज्यवादी नीति के कारण, चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, ब्रैकेट में उत्तरापथ या आर्यावर्त तथा दक्षिणापथ का अभियान के कारण विंसेंट स्मिथ महोदय ने भारत का नेपोलियन कहा। किसे कहा, किसने कहा, क्यों कहा, तीनों बातें बता दी, 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रयाग प्रशस्ति, आप सभी जानते हैं प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा करना। प्रयाग मतलब इलाहाबाद में है। किसने रची, हरिसेन नाम के व्यक्ति ने रची। किसके लिए रची, समुद्रगुप्त के लिए रची। साथियों, समुद्रगुप्त के दरबार में वो था, विद्वान आदमी था, रचनाकार था, इसके अलावा कई सारे प्रशासनिक पदवी उसे प्राप्त थे। चूंकि वो समुद्रगुप्त के दरबार में था, अतः राजा की प्रशंसा में कुछ ना कुछ तो कहेगा। तो प्रशंसा में उसने एक लेख लिखवाया, उसे कहा गया प्रशस्ति। चूंकि इलाहाबाद में लिखवाया इसलिए कहा गया प्रयाग प्रशस्ति। क्लियर है। अब इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिएगा। रचना हरिसेन द्वारा, स्वरूप क्या है, प्रशंसा। प्रशस्ति का स्वरूप क्या है, प्रशंसा। प्रशस्ति का मतलब ही होता है प्रशंसा करना। तीसरा, स्रोत समुद्रगुप्त की विजय अभियानों की जानकारी देता है। और विशेषता इसकी है साथियों, ये चंपू शैली में है, संस्कृत भाषा में है और इलाहाबाद स्तंभ लेख पर अंकित है। सारी बातें तो बता दी मैंने। पैटर्न यदि ये वाला फॉलो करोगे, ज्यादा इंफॉर्मेशन डिलीवर कर पाओगे, जिसपे आपको पूरे नंबर मिलेंगे 3 मार्कर में। और 3 मार्कर ही एक ऐसा सेक्शन है जहां आप ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हो। 5 मार्कर में कभी पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, 11 मार्कर में कभी नहीं मिलेंगे, पर 3 मार्कर ऐसा सेक्शन है जहां पूरे नंबर मिल सकते हैं और आप अच्छी पोस्ट प्राप्ति के हकदार हो सकते हो। साथियों, क्या करना है, पॉइंट विद हेडिंग। पॉइंट दे दी रचना, डैश, पॉइंट या हेडिंग दे दी स्वरूप, डैश, एक शब्द लिखना पड़ा। और जैसा मैंने कहा, लाइन में जगह बच गई तो पूर्ण विराम करके दूसरा पॉइंट ही लिख दिया। 1 2 3 4 फैक्ट हमने दे दिए, काम कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। हरिसेन, अभी मैंने बताया इसके बारे में। इसी हरिसेन ने अभी प्रयाग प्रशस्ति लिखी। यही हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में था। इसी हरिसेन को 3 प्रशासनिक पद मिले हुए थे। देखते हैं इसके बारे में। संरक्षण समुद्रगुप्त द्वारा, उसके दरबार में से संरक्षण था। पद कौन कौन से मिले, कुमार मात्य, महासंधि विग्रहिक और महादंड नायक, इतने बड़े बड़े पद इसको मिले थे साथियों। इसके अलावा रचना इसने रची थी प्रयाग प्रशस्ति वाली। देखिए ब्रैकेट में मैंने लिखा, जिसमें समुद्रगुप्त की विजय अभियानों की जानकारी विद्यमान है। तो 3 बातें, पॉइंट्स विद हेडिंग, कट टू कट, विदाउट अननेसेसरी थ्योरी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की उपाधियां। साथियों, राजाओं की उपाधियों पे प्रश्न बन जाते हैं, सिंपल सी बातें हैं। तो सीधे इनकी उपाधियां लिख देंगे, कविराज, अश्वमेधकर्ता, विक्रमंक और परम भागवत। परम भागवत जैसी उपाधि धारित करने वाला इस वंश का ये पहला राजा था, ये भी आपको पता होना चाहिए साथियों। आगे बढ़ते हैं। मेघवर्मन, साथियों मेघवर्मन श्रीलंका का राजा था, जिसने अपने दूत के माध्यम से समुद्रगुप्त से बौद्ध विहार बनवाने के लिए कुछ गांव, कुछ जमीन मांगी थी, इसने दे भी दी थी। साथियों, गुप्त काल के सारे राजा वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, इसके बावजूद बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए बड़े काम किए। अकेला बौद्ध धर्म नहीं, जैन धर्म के लिए, शैव धर्म के लिए, सभी धर्मों के संरक्षण के लिए बड़े काम इन राजाओं ने किए। उसी क्रम में मेघवर्मन को भी इन्होंने कई गांव दान में दिए ताकि वह बौद्ध विहार का निर्माण करा सके। देखते हैं थ्योरी। श्रीलंका का शासक जिसने समुद्रगुप्त से राजदूत भेजकर बोध गया में विशाल बौद्ध विहार बनवाने की अनुमति मांगी थी, और आगे चाहो तो ऐड कर सकते हो, जहां समुद्रगुप्त ने अनुमति दे भी दी थी। तो सीधी बातें कट टू कट पैराग्राफ फॉर्म में हमने लिख दी, इसमें पॉइंट्स लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगला देखते हैं, देवी चंद्रगुप्तम। साथियों, नाम से समझ में आ रहा है, एक ग्रंथ है, एक किताब है, एक रचना है। किसकी है, विशाख दत्त की है। क्या है इसमें साथियों, इसमें बताया गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, उसके पहले एक राजा था रामगुप्त नाम का, 5 वर्षों तक गद्दी पे रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई, चंद्रगुप्त द्वितीय को हम राजा विक्रमादित्य भी कहते हैं। राजा विक्रमादित्य मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई था रामगुप्त, जो कि 5 वर्षों तक गद्दी पे बैठा था। उस रामगुप्त के काल में क्या हुआ, हूण ने, जो विदेशी आतताई थे, उन्होंने आक्रमण किया। उसकी जो बीवी थी ध्रुव देवी, उसका अपहरण करके ले गए। ठीक, और रामगुप्त ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए अपनी बीवी उन्हें सौंप दी। यह बात जब छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय को पता चला तो उसने अपने भाई की हत्या करी, गया भाभी को छुड़वाया हूणों से और हूणों का खात्मा किया मालवा क्षेत्र से, और भाभी से शादी करी।
इसे कहा गया देवी चंद्रगुप्तम। इस पूरे प्रकरण को, पूरी कहानी को जिसमें लिखा गया वो कहा गया देवी चंद्रगुप्तम। और लिखा किसने? विशाखदत्त ने। तो देखिए क्या लिखा है हमने आंसर में, विशाखदत्त के देवी चंद्रगुप्तम नाटक के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय ने मालवा क्षेत्र से, जी हां मालवा क्षेत्र से, शकों का उन्मूलन किया, मतलब खात्मा किया, अपनी भाभी ध्रुव देवी को रिहा किया, उनसे विवाह किया, और चाहो तो ऐड कर लो कि शकारी की उपाधि भी धारित की। साथियों, शकारी मतलब शकों का अंत करने वाला, इसकी उपाधि भी उसने धारित की थी। यह पूरी जानकारी आपको मिलती है देवी चंद्रगुप्तम में, जो विशाखदत्त ने लिखी थी। तो देखिए हमने उस पूरी किताब के बारे में सब कुछ बता दिया, 2-2.5 लाइन में कंप्लीट आंसर, कट टू कट बातें हो गई। यह भी बता दिया किसने लिखी, यह भी बता दिया किसके संबंध में है, और यह भी बता दिया कि उसमें क्या है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला गुप्त काल, ओ थोड़ा गलत हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक। क्वेश्चन है भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल। भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल, ये क्वेश्चन, ठीक, हम जब फाइल अपलोड करवाएंगे ग्रुप में तो इसे करेक्ट करवा देंगे, ठीक है। भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल तो किसे कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है यह पता होना चाहिए। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण कहा जाता है। संस्कृति मतलब साहित्य में बड़ा काम हुआ, स्थापत्य में बड़ा काम हुआ, कला के क्षेत्र में बड़ा काम हुआ, चूंकि सभी सृजनकारी इकाइयों में बड़ा काम हुआ, इसलिए सांस्कृतिक संदर्भ में स्वर्णकाल कहा जाता है। तो देखिए क्या लिखा है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को गुप्त काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैंने आपको बताया, क्योंकि सांस्कृतिक उपलब्धियां बहुत ज्यादा थी। अब आप चंद्रगुप्त द्वितीय ही ले लीजिए, इनके दरबार में 9 रत्न विद्यमान थे, हर एक व्यक्ति अलग अलग क्षेत्र का पुरोधा था, ये भी आप जानते हो। तो इतना लिखा हुआ, इसमें एक चीज और हम ऐड कर लेंगे, सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए कहा जाता है। इसी तरह का एक क्वेश्चन आगे भी आएगा। आगे देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रमुख उपाधियां। जैसे हमने एक राजा की अभी उपाधि देखी थी समुद्रगुप्त की, उसी तरह चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधियां भी पूछी जा सकती हैं। तो एक उपाधि तो विक्रमादित्य है। साथियों आप जानते हैं विक्रमादित्य कैसी उपाधि है, जिसे धारित किया था भारतीय इतिहास में कुल 14 राजाओं ने। 14 राजाओं ने धारित किया था इस उपाधि को, चंद्रगुप्त द्वितीय भी एक थे। इसके अलावा इन्होंने धारित की थी शकारी की उपाधि, अभी मैंने बताया, जिसका मतलब होता है शकों को हराने वाला। देवगुप्त, देवराज, देवर्षि और विक्रमांक, ये उपाधियां भी इनकी थी। तो कभी अलग से यदि शकारी आ जाए तो लिख देना चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि कारण था शकों को हराने वाला। देखिए आ गया क्वेश्चन। शकारी क्या है भाई? तात्पर्य है शकों को हराने वाला। धारण किसने किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। उपलक्ष्य क्या था? मालवा क्षेत्र से शकों का उन्मूलन। क्लियर? और चाहो तो जगह चूंकि बच रही है, एक बात और लिख सकते हो, स्रोत क्या है इसका? देवी चंद्रगुप्तम, अभी देखा हमने। क्लियर? तो कितनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी 3 नंबर के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी। साथियों एक ऐसा राजा था जिसने 2-2 क्षेत्र को राजधानी बनाया था। पहली राजधानी थी पाटलिपुत्र और दूसरी राजधानी थी उज्जैन। ये आपको पता होना चाहिए, सीधे लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला चंद्रगुप्त द्वितीय के वैवाहिक संबंध। ये एक ऐसा राजा था, जैसा मैंने बताया, कि इसने अपने क्षेत्र में, हर क्षेत्र में संवर्धन को सुनिश्चित किया था। अपने शासन काल में हर क्षेत्र में संवर्धन को, प्रगति को सुनिश्चित किया था। और प्रगति और संवर्धन जब आएगा तो आपको हर क्षेत्र में एक्टिव रहना पड़ेगा। तो एक क्षेत्र जिसमें इसने बड़ा काम किया था वो था वैवाहिक क्षेत्र, संबंध का निर्माण। इसने अलग अलग राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, जो कि इसकी उन्नति का कारण था। इसके अलावा भी मैंने बताया कि बड़े बड़े विद्वानों को अपने दरबार में संरक्षण भी दिया था। 9 रत्न इसके दरबार में थे, अतः कई क्षेत्रों में संवर्धन हुआ। इस तरह से इसने काम किया, इसलिए इसके काल को क्या कहते हैं? भारतीय इतिहास का या गुप्त काल का स्वर्णकाल। तो देखिए साथियों, नागवंश, वैवाहिक संबंध चूंकि पूछे, नागवंश, ये वंश मथुरा क्षेत्र का था। यहाँ की कुबेर नागा से इसने विवाह किया, प्रभावती नाम की पुत्री का इसके यहाँ जन्म हुआ। बकाटक वंश, ये महाराष्ट्र क्षेत्र में था। यहाँ रुद्रसेन द्वितीय से इसने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह कर दिया था। और कदम्ब वंश, ये कर्नाटक के कुंतल क्षेत्र में था। यहाँ के काकू बर्मन की पुत्री से अपने बेटे कुमारगुप्त की शादी कर दी थी। तो एक जगह खुद शादी करी, एक जगह अपनी बेटी की शादी कर दी, और एक जगह अपने बेटे की शादी कर दी। मथुरा क्षेत्र में खुद शादी करी, महाराष्ट्र में अपनी बेटी की शादी कर दी, और कर्नाटक में अपने बेटे की शादी कर दी। तो इस तरह से हर जगह उसकी मित्रवत संबंध स्थापित हो गए। वैवाहिक संबंध पे 3 मार्कर आए तो लिख देना कि वंश किस क्षेत्र में था और किससे शादी रचाई। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मेहरौली स्थित स्तंभलेख। साथियों मेहरौली मतलब दिल्ली, दिल्ली में जो स्तंभलेख है वो किसका है? इससे संबंधित 3 मार्कर आता है। साथियों ऐसा कहा जाता है कि पंजाब में ब्यास नदी के तट पर बहलीक नाम की एक लड़ाकू जनजाति थी, उसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराया, खदेड़ा। जिस तरह इसने शकों को खदेड़ा था, उसी तरह बहलीक को भी खदेड़ा। और उसी के उपलक्ष्य में इसने पंजाब क्षेत्र में ही एक स्तंभलेख स्थापित किया। बट फिरोज शाह तुगलक एक राजा आएगा आगे सल्तनत काल में, उसने उस स्तंभलेख को वहां से उठवाया,
निकलवाया और दिल्ली में लगवा दिया। तभी से नाम पड़ गया कौन सा, मेहरौली स्तंभ लेख। अब इस पूरी बात को 3 मार्कर में कैसे लिखेंगे, देखिए अवस्थिति, अब देखिए जरा प्रेजेंटेशन देखना अब आप बस। अवस्थिति तो प्रारंभिक अवस्थिति थी पंजाब ब्यास नदी और वर्तमान अवस्थिति है मेहरौली दिल्ली, दोनों बता दिए देखो कॉमा करके। संबंध, चंद्रगुप्त द्वितीय ने पंजाब में लड़ाकू जाति बहली को पराजित करा इसलिए लगवाया। स्थानांतरण, इसे ट्रांसफर किसने करवाया, सल्तनत कालीन शासक फिरोज शाह तुगलक द्वारा। कहां, पंजाब से दिल्ली। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के 9 रत्न, साथियों 9 रत्न के नाम आपको पता होने चाहिए। कालिदास, धनवंतरी, बराहमीर, अमर सिंह, बेताल भट्ट, शुक, घटक पर, छप्पड़क, बर रुचि, ये सब इनके दरबार के विद्वान थे। क्लियर, सबके नाम आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़े, तुमेन अभिलेख। साथियों ये अभिलेख जो है ये अशोकनगर क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। इसमें कुमार गुप्त के संबंध में बातें कही गई है और कुमार गुप्त को शरदकालीन सूर्य कहा गया था। कुमार गुप्त, गुप्त वंश का वह राजा जिसके बाद, जिसके शासन के बाद गुप्त काल का कहीं ना कहीं पतन होने लगा था साथियों। और ये वही कुमार गुप्त थे जिसके काल में विदेशी आक्रमण शुरू हो गए थे। हूण जनजाति ने आक्रमण कर दिया था गुप्त काल पे। गुप्त काल का एक तरह से पतन शुरू हो गया था इसके शासनकाल के बाद। एक तरह से कह सकते हैं अंतिम प्रमुख शासक था कुमारगुप्त। इसकी जानकारी मिलती है तुमेन अभिलेख में। अभी पूरी जानकारी 3 मार्कर में देखिए। अशोकनगर में विद्यमान जिसमें कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य कहा गया, यह भी बता दिया कहां है, अशोकनगर में है। किससे संबंधित है, कुमारगुप्त से। क्या कहा गया, शरदकालीन सूर्य। 3 फैक्ट दे दिए, कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। साथियों आप सभी जानते हैं, पिछले लेक्चर में बताया था बौद्ध धर्म में विभाजन हुआ, हीनयान और महायान। तो जो महायान शाखा के लोग थे वो थोड़े उदारवादी लोग थे, और उदारवादी लोग थे तो गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में पूजते थे। भगवान के रूप में पूजेंगे तो ऑब्वियसली उनकी मूर्ति बनाएंगे। तो फिर महायान वालों ने गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में पूजने के क्रम में उनकी मूर्ति बनवाई। मूर्ति कला का विकास हुआ, मथुरा शैली, गांधार शैली, सारनाथ शैली, इस सब का प्रचलन हुआ बिकॉज ऑफ महायान। और महायान शाखा के कारण ही जो शिक्षा क्षेत्र हैं इस क्षेत्र में भी प्रगति हुई, अकेला स्थापत्य में नहीं हुई। तो शिक्षा क्षेत्र में आप सभी जानते हैं एक बड़ा शिक्षा का केंद्र था नालंदा, इसीलिए उसे कहा जाता है ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। देखिए क्या लिखा है, कुमारगुप्त के काल में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। दैट्स इट। किसने स्थापित किया, किससे संबंधित था और कहां है, ये सब हमने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। मंदसौर अभिलेख। साथियों मंदसौर अभिलेख भी कुमारगुप्त से संबंधित है। इसमें वर्णन है कुमारगुप्त के सुव्यवस्थित शासन का, और इसकी रचना की थी वत्स भट्टी नाम के व्यक्ति ने। तीनों बातें बता दी। किसी भी अभिलेख में, किसी भी रचना में, किसी भी सिक्के में, किसी भी ग्रंथ में ओवरऑल हम ये देखते हैं किसने रचा, किससे संबंधित है और इसमें क्या कहा गया। ऑब्वियसली यही बताएंगे, चाहे अभिलेख हो, चाहे ग्रंथ हो, चाहे कोई पुस्तक हो, सब में तो यही कर रहे हैं हम, किसने लिखा, किससे संबंधित है और इसमें वर्णन किस चीज का है। क्या बात है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। साथियों समय हमारे पास बहुत कम है, इसलिए मेरी गति बहुत ज्यादा होती है ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा 3 मार्कर आप तक पहुंचा दूं और संक्षेप में, शॉर्ट में थोड़ा आपको समझा भी दूं। आगे बढ़ते हैं। कुमारगुप्त से संबंधित अभिलेख। अब देखिए अलग अलग अभिलेख हमने देख लिए। हमने तुमेन अभिलेख भी देख लिया, हमने मंदसौर अभिलेख भी देख लिया। क्लियर। इसके अलावा एक उदयगिरी अभिलेख भी है। तो कई बार ये भी प्रश्न जाता है कि बताइए फलाने राजा से संबंधित कौन कौन से अभिलेख है। इस तरह से दिया जाए तो आप लिख देना, एक तो तुमेन अभिलेख है अशोकनगर का इससे संबंधित, एक मंदसौर अभिलेख है और एक उदयगिरी अभिलेख है। कम से कम 3 बता देंगे, काम हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, हूण आक्रमण। अभी मैंने आपको बताया साथियों, एक बात इतिहास में हमेशा याद आपको रखना है कि कोई भी आक्रमण तब होता है जब राजनीति कमजोर पड़ती है, अर्थात राजनीतिक इकाई जब अलग अलग हिस्सों में बढ़ती है, राजा कमजोर पड़ता है, तभी विदेशी आक्रमण होता है। एक तो ये रीजन है, और दूसरा रीजन है जब उन्हें, उनके अंदर कोई लालच होता है, उन्हें हमारे यहां से कुछ मिलने वाला है। तो ओवरऑल 2 चीजें, नंबर 1 आकर्षण और नंबर 2 निर्भीकता। एक तो उन्हें आकर्षण है हमारे प्रति और दूसरा निर्भीकता, उन्हें हमसे कोई डर नहीं पड़ा। इन 2 वजहों से कभी भी विदेशी आक्रमण होते हैं। तो आप देखिएगा जब जब राजनीति कमजोर पड़ी है, और भारत सोने की चिड़िया तो हमेशा से था, तो आकर्षण तो था, और दूसरा हो गया राजा कमजोर पड़ गया तो निर्भीकता भी आ गई। तो जब जब राजा कमजोर पड़ेगा तब तक आक्रमण होंगे, आप कभी भी देख लीजिएगा। हमने महाजनपद काल में देखा भारत 16 हिस्सों में बटा हुआ था, राजा लोग कमजोर थे, सब अपने अपने में लगे थे, तो निर्भीकता आ गई विदेशियों में, आक्रमण कर दिया। और आकर्षण तो था ही, जैसा मैंने बताया, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया रहा हमेशा से। इसके बाद हम देखते हैं मौर्य काल के बाद, मौर्योत्तर काल में राजा कमजोर पड़ा, शासन कई इकाइयों में बढ़ गया, फिर विदेशी आक्रमण हुआ। हमने देखे हिंद यूनानी और ये सब हमने देखा, हिंद यूनानी, शक, पहलव, कुषाण, ये सब हमने देखा। इसके बाद गुप्त काल के बाद भी जब राजा कमजोर पड़ा तो फिर हुआ आक्रमण, क्या बोलते हैं, हूण आक्रमण।
और ये किसके काल में हुआ? कुमारगुप्त के काल में हुआ। पर सामना किसने किया? कुमारगुप्त के बेटे स्कंदगुप्त ने सामना किया था, और उसी ने पहली लड़ाई लड़ी थी इनके राजा से। क्लियर है? तो देखिए क्या लिखा है, काल कुमारगुप्त कालीन, सामना किसने किया? स्कंदगुप्त ने। और स्रोत क्या है, इसकी जानकारी कहां से मिलती है? एक तो जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है और एक भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। साथियों मैं बार बार कहता हूं, इतिहास में यदि कोई बात है उससे संबंधित यदि आप जानकारी या एग्जाम्पल या स्रोत भी साझा कर देते हो तो आपके आंसर की वैल्यू बढ़ जाती है। अगला देखते हैं, एरण अभिलेख, ये हमारा 22वें क्रम का क्वेश्चन है। क्लियर? जैसा मैंने कहा 72 के आसपास हम 3 मार्कर लाए हैं। एरण अभिलेख आप सभी जानते हैं सागर में है, और इसमें सती प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है। सिंपल सी बात है, आप सभी जानते हैं भानुगुप्त नाम का राजा था, उसका जो सेनापति था या सैनिक था गोपीराज, उसकी मृत्यु हो जाती है हूणों से लड़ते हुए। तो गोपीराज की पत्नी जो है वो सती धारण कर लेती है। इस सब का उल्लेख है एरण अभिलेख में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अग्रहार, साथियों गुप्त काल में जो ब्राह्मणों को कर मुक्त जमीन दी जाती थी उसे अग्रहार कहते थे। तो एक लाइन में आंसर लिख देंगे, कुछ नहीं है प्रेजेंटेशन जैसा। देवदान, यहां भी कुछ ऐसा ही है। गुप्त काल में मंदिरों को जो कर मुक्त भूमि दे दी जाती थी जिसपे उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था, वो देवदान है। चाट भाट, साथियों गुप्त काल में जो साधारण पुलिस अधिकारी होते थे, गुप्त काल में जो साधारण पुलिस अधिकारी होते थे उन्हें चाट भाट कहते थे। आगे गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन, साथियों प्रशासनिक विभाजन मतलब ऊपर से नीचे तक की इकाइयों को क्या बोलते थे? तो प्रांत को कहते थे अवनी, भुक्ति या देश, कौमा प्रांत के नीचे थे जिला जिसे कहते थे विषय, कौमा तहसील को कहते थे वीथि, कौमा गांव के समूहों को कहते थे पैठ, कौमा प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी गांव। तो हमने ऊपर से नीचे तक के सबके नाम बता दिए और किसे क्या कहा जाता था वो ब्रैकेट में लिख दिया। क्लियर है? इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आपसे बन जाएंगे। साथियों प्रीलिम्स में भी बनते हैं इस तरह के प्रश्न, पूछ लिया जाता है कि गुप्त काल में प्रशासन में जो गांव का समूह था उसे क्या बोलते थे, तो पेठ लिख दिया हमने। और देखिए सीक्वेंस में लिखा हमने, केंद्र के बाद आता है प्रांत, प्रांत से जिला, जिले के बाद गांव का समूह, गांव के समूह के बाद गांव, सबका ब्रैकेट में लिख दिया किसको क्या कहते थे। क्लियर है? अच्छा एक बात आप याद रखिएगा, मैं हर लेक्चर में मेंशन करता हूं कि भारतीय इतिहास में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आपको प्रशासन के अधिकारियों का बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है कि किस अधिकारी को क्या कहते थे। एग्जाम में आ जाता है, आया हुआ है पिछले वर्षों के यदि आप पेपर देखें तो, विगत वर्षों में। तो मौर्य काल, वैदिक काल, क्लियर। इसके अलावा गुप्त काल, इधर जाएंगे तो मराठा, उधर जाएंगे तो सल्तनत काल, मुगल काल और विजयनगर। ये 6-7 जो टॉपिक हैं इनके प्रशासनिक अधिकारियों को बिल्कुल रट लेना है। प्रश्न जाता है तो सीधे बताना कि किस टाइम पीरियड मतलब किस वंश से संबंधित है, और दूसरा बताना ये क्या काम करता था। क्लियर? जैसे इधर हमने बताया था कि भाई जो चाट भाट हैं ये गुप्त काल के हैं और क्या है, साधारण पुलिस अधिकारी। क्लियर? ये 2 बातें बतानी होती है। आगे बढ़ते हैं। रहट, साथियों गुप्त काल में तकनीक पर भी काम किया गया। राजाओं ने हर तरह का संरक्षण दिया था ताकि कृषि और इकोनॉमी बेहतर हो। तो रहट जो है वो एक प्रकार का घंटी यंत्र था। गुप्तकालीन तकनीकी सिंचाई व्यवस्था में घंटी यंत्र, भाई सिंचाई कर रहे हैं घंटी बज जाएगी भैया, हो गया। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। निवर्तन, साथियों गुप्त काल में जो भूमि की मापन की जो इकाई थी उसे निवर्तन कहते थे। इस तरह के जो वन लाइनर हैं इस पे 3 मार्कर बनने की आजकल बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, तो सबको कवर करने का हमने प्रयास किया। गुप्तकालीन कर, सीधे आ जाएगा कि गुप्त काल में कौन कौन से कर विद्यमान थे। तो साथियों एक था भाग, ब्रैकेट में लिखा है भू राजस्व, कौमा भोग, ब्रैकेट में राजा को प्रतिदिन दी जाने वाली सामग्री, कौमा बलि, ब्रैकेट में लिखा है स्वेच्छाकारी धार्मिक कर, कौमा शुल्क, ब्रैकेट में लिखा है चुंगी कर, कौमा बिष्टी, ब्रैकेट में लिखा है बेगार कर। तो कौन सा कर था और उसका मतलब क्या था ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया। क्लियर है? कम से कम 5 कर बता दिए हमने आपको। तो गुप्त काल में 5-6 प्रकार के कर थे और उनका मतलब क्या था ये भी बता दिया। क्लियर है? सीधे लिख के आना है, पूरे नंबर मिलेंगे। अगला देखिए गुप्तकालीन व्यापारिक समूह। अब व्यापारियों के भी बहुत सारे समूह होते थे। देखो भैया, एक था श्रेणी कुलिक निगम, ये केंद्रीय निगम का व्यापारी समूह होता था। दूसरा पूग, ये विभिन्न जातियों के व्यापारियों का समूह होता था। जो अलग अलग जाति के व्यापारी होते थे उनका समूह पूग कहलाता था। श्रेणी, एक ही जाति के व्यापारियों का समूह, कौमा निगम, एक ही नगर के व्यापारियों का समूह, कौमा नगर श्रेष्ठी, ब्रैकेट में बैंकर या साहूकार जो होते थे, कौमा सार्थवाह, ब्रैकेट में भ्रमणशील व्यापारी। तो कौन कौन से व्यापारी और ब्रैकेट में किस तरह का, तो व्यापारियों के समूह का नाम और ब्रैकेट में उसका तात्पर्य, ये सब बता दिया।
क्लियर है? सीधे आएगा, सीधे लिख के आना। आगे बढ़े। अक्षय नीवी, साथियों क्या है अक्षय नीवी? पहला पॉइंट देखिए, तात्पर्य स्थायी इस तरह का दान दे देना या अपनी पूंजी जमा कर देना जहां से आपको लगातार भू राजस्व प्राप्त होता रहे या एक निरंतर आवक होती रहे, उस तरह के दान या जमा को कहते हैं अक्षय नीवी। साथियों इसका प्रारंभ कुषाण काल में हुआ था और इसका पहला उल्लेख मिलता है सांची के पाषाण अभिलेख में। ये तीनों बातें आपको बता दी, तात्पर्य भी बता दिया, शुरुआत कब से हुई ये भी बता दिया, और उल्लेख कहां से मिलता है ये भी बता दिया। अगला, गुप्त काल के अंतिम दौर में व्यापार में गिरावट के कारण बताइए। जैसा भी मैंने बताया आपको कि गुप्त काल के अंतिम दौर में सब कुछ कमजोर पड़ गया था, तो व्यापार भी कमजोर हो गया था, इकोनॉमी भी कमजोर हो गई थी, गिरावट आ गई थी। कारण क्या था? तो भैया राजा कमजोर हुए तो विदेशी आक्रमण हो गए, हूणों के आक्रमण, नंबर वन। अब विदेशी आक्रमण होंगे तो हमारे यहां अस्त व्यस्तता फैल जाएगी, और जिस सिल्क रूट पे हमारा कब्जा था कनिष्क के काल में, वो कब्जा हट जाएगा। इसके अलावा भारत के अंदर भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं थी जैसे सामंतवाद आ गया था, जातिवाद आ गया था, इस सब ने भी व्यापार को ठप किया। तो देखिए, पहला हूण आक्रमण, दूसरा रोम के साथ होने वाला जो व्यापार था वो रुक गया, और तीसरा सामंतवाद का उदय हो गया और जाति व्यवस्था आ गई। ये चार कारण थे जिसने गुप्त काल के अंत में हमारे यहाँ की इकोनॉमी को डाउन कर दिया। सीधे लिखने आएगा, सीधे लिख के आना है। अगला, गुप्त कालीन कृषि व्यवस्था की उन्नति के कारण बताइए। गुप्त काल में कृषि अच्छी स्थिति में क्यों थी? तो आप मुझे बताइए, कोई भी कृषि क्या अच्छी स्थिति में हो सकती है बिना राजाओं के समर्थन के? तो राजाओं का भी समर्थन था। इसके अलावा भूमि अनुदान जैसी जो चीज शुरू हुई थी, इसका भी योगदान था। भूमि अनुदान देते थे ना। क्या था भूमि अनुदान? मौर्योत्तर काल में शुरुआत हो गई थी भूमि अनुदान की, मतलब गुप्त काल के पहले, जिसमें क्या करते थे, दूरस्थ क्षेत्र की बंजर पड़ी हुई जमीन जो है वो अपने कर्मचारियों को दे देते थे ताकि उन्हें सैलरी ना देनी पड़े। भाई कोई मेरे यहाँ काम कर रहा है तो मुझे उसे नगद सैलरी ना देनी पड़े, तो मैं उससे कहूंगा जो मेरा खेत पड़ा है ना वो दूर जा, तू वो संभाल, उससे जो भी आवक होगी वो तेरी। अब इससे क्या हुआ, मुझे उसको सैलरी नहीं देनी पड़ी। दूसरा, उसने वो दूरस्थ क्षेत्र का खेत संभाला, अब वो वहीं रहेगा, उसमें उगाई करेगा, ये करेगा, वो करेगा, क्योंकि उसे उसी से कमाई करनी है। तो वो जो क्षेत्र है वो विकसित हो जाएगा, वो उपजाऊ हो जाएगा, है ना। इसके अलावा कोई व्यक्ति जब वहां रहेगा तो उसकी देखरेख भी होगी, सिक्योरिटी पर्पस से अच्छा रहेगा। इस सब के कारण भूमि अनुदान दिया जाता था, और भूमि अनुदान का फायदा ये रहा साथियों कि उस क्षेत्र विशेष पे उत्पादन बढ़ गया। देखिए क्या क्या लिखा है, एक तो भूमि अनुदान, देखिए कृषिगत क्षेत्र में उत्पादन बढ़ गया, कृषि की उन्नति हो गई। कारण क्या है? पहला बताया, भूमि अनुदान। भूमि अनुदान देने से भू स्वामित्व, मतलब भूमि पे उसको मालिकाना हक दे दिया ना, उसका अपना खेत है ना, तो उसकी बेहतरी के लिए काम करेगा कि नहीं। तो भू अनुदान से क्या आया? भूमि का स्वामित्व, ये वाली भावना उसके अंदर आई, और इससे उसने भूमि को कैसा बना दिया? कृषि योग्य बना दिया। क्योंकि जब पता होता है हमारी चीज है, स्वामित्व जब फील होता है तो हम उसकी केयर करते हैं, वो ही हुआ यहां भी। अगला, विकसित सिंचाई व्यवस्था आ गई। जैसा मैंने कहा, घंटी यंत्र, तुला यंत्र, ये सब आ गए जिसके माध्यम से सिंचाई करना आसान हुआ। और राजकीय संरक्षण तो था ही, राजाओं ने, आप सभी जानते, सिंचाई व्यवस्था के लिए बहुत काम किया, जिसमें स्कंदगुप्त का एक एग्जाम्पल मिलता है। कल भी लेक्चर में बताया था कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था इसने। सुदर्शन झील वही जो जूनागढ़ में है, सुदर्शन झील वही जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था, सुदर्शन झील वही जिसका पुनर्निर्माण रुद्रदामन करा चुका था, और एक बार इसने भी कराया। तो साथियों 3 पॉइंट काफी हैं। क्या क्या बताया? भूमि अनुदान, इससे क्या आया? स्वामित्व की अवधारणा और कृषिगत विस्तार। दूसरा तकनीक, और तीसरा राजकीय संरक्षण। तीनों बातें बता देंगे, पूरे नंबर मिलेंगे, मेरी गारंटी है। गुप्तकालीन महिलाओं की स्थिति में भी कुछ सकारात्मक सुधार देखने को मिला था, कई जगह पर, हर जगह नहीं, कई जगह पर। उसके उदाहरण दे दीजिए। तो यदि उदाहरण पूछे तो कम से कम 3 उदाहरण देना है। पहला बताना कि जो विधवा होती है उसका पालन पोषण करना राज्य का धर्म और कर्तव्य होगा, यह तय किया गया था। इससे पता चलता है महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। दूसरा, यदि पुत्र नहीं है किसी का तो पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति पर उसकी पत्नी और उसके बाद उसकी बेटी का अधिकार होगा। और ये बात हमें पता चली याज्ञवल्क्य की स्मृति से, तो सोर्स भी लिखो ब्रैकेट में। और तीसरा, कालिदास की किताब जो है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसमें एक महिला मतलब अनुसुईया को इतिहास का ज्ञाता बताया। इससे पता चल रहा है महिलाओं को पढ़ने लिखने का अवसर था, इससे पता चल रहा है महिलाओं को संपत्ति पर अधिकार था, और इससे पता चल रहा है कि विधवाओं के संरक्षण के लिए राज्य अपनी ड्यूटी समझता था। ये 3 एग्जाम्पल काफी है दर्शाने के लिए कि महिलाओं की स्थिति सकारात्मक थी। आगे बढ़ते हैं साथियों। गुप्तकालीन भूमियां, कई तरह की भूमियां विद्यमान थी, सबके बारे में नाम बताना है और उनके तात्पर्य बताना है। पहले को बोलते थे क्षेत्र, ब्रैकेट में कृषि योग्य भूमि, कॉमा वास्तु मतलब वास करने वाली भूमि जहां हम रह सकते हैं, कॉमा चारागाह पशुओं को चारा देने वाली भूमि, कॉमा सिल जिसे जोता ना जा सके, कॉमा
अपृहत, ऐसी भूमि जो जंगली पड़ी हुई हो। सबके तात्पर्य पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए। देखिए मैंने गोले लगा दिए, तो 1 2 3 4 5 5 नंबर डाल के कर देना, मैं नंबर नहीं डाल पाया, सॉरी उसके लिए। 1 2 3 4 5 नंबरिंग डाल दोगे तो और स्पष्ट रहेगा, अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। गुप्त शासकों का राजकीय धर्म। साथियों आप सभी जानते हैं गुप्त शासकों का राजकीय धर्म था वैष्णव धर्म। तो एक तो आपने बस वैष्णव धर्म लिख दिया, आंसर कंप्लीट हो गया। कई लोग यहीं रुक जाएंगे, पर मैं कहता हूं कि यदि लाइन बची हुई है तो उसी से संबंधित कुछ बातें और बता दो, ताकि आपका आंसर बाकियों से बेहतर हो जाए। पर याद रखना, बात बताने के नाम पर अनावश्यक थ्योरी नहीं लिखना, फैक्ट लिखना है, डेटा लिखना है, उसी से बंधे हुए रहना है, अनावश्यक बात नहीं करना है। वैष्णव धर्म तो था ही, एग्जाम्पल भी देंगे ना बाबू। पहला एग्जाम्पल है परम भागवत जैसी उपाधि राजाओं ने धारित करी जो वैष्णव धर्म से संबंधित है। दूसरा, गरुड़ को इन्होंने अपना राजकीय चिन्ह बनाया। तीसरा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर एक गरुड़ ध्वज बनवाया। चौथा, विष्णु का जो बराह अवतार है उसकी पूजा इस काल में चालू हुई। इस सब से पता चलता है, चार उदाहरण दे दिए कि वैष्णव धर्म के लिए विशेष स्थान था, अर्थात वह राजधर्म था। आगे बढ़ते हैं। गुप्त शासकों द्वारा शैव धर्म को प्रदत्त संरक्षण के उदाहरण। जैसा मैंने कहा, गुप्त शासकों ने अपना धर्म वैष्णव होने के बावजूद दूसरे धर्मों के संरक्षण के लिए भी बहुत काम किया। क्या क्या किए, एग्जाम्पल देखिए। वैष्णव में, शैव में सॉरी, पहला कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, इन दोनों के नाम जो हैं वो शंकर जी के पुत्र कार्तिकेय के नाम पर है। दूसरा, कुमारगुप्त ने मयूर की आकृति की और स्कंदगुप्त ने बेल की आकृति के सिक्के चलवाए। तीसरा, मतलब आकृति के नहीं, सिक्कों पर उनका अंकन करवाया, आई एम सॉरी। तीसरा, अर्धनारीश्वर रूप जो शंकर का रूप है। हरिहर रूप जिसमें हरि और शिव है। त्रिमूर्ति जिसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं। इन सारों की पूजा शुरू हो गई इस काल में। तो ये तीन बातें काफी हैं बताने के लिए कि शैव धर्म भी फल फूल रहा था। आगे बढ़ते हैं। गुप्त शासकों द्वारा बौद्ध धर्म प्रदत्त संरक्षण के उदाहरण। अब इन्होंने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया था, इसके एग्जाम्पल बताओ। तो पहला तो आपने अभी देखा, समुद्रगुप्त ने श्रीलंका के मेघवर्मन को बोध गया में अनुमति दे दी बौद्ध विहार बनाने की। कुमारगुप्त ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाया और विश्वविद्यालय बनवाया, जैसे हमने ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान का। और वसुबंधु, आर्यदेव, असंगमित्रनाथ जैसे बौद्ध आचार्यों को भी इन्होंने दरबार में संरक्षण दिया। ये तीनों बातें बता देंगे, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट बातें कर रहे हैं। आगे बढ़े। दशावतार मंदिर। साथियों, एक प्रकार का मंदिर है ये, और मंदिर के बारे में जब क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखेंगे, कहां पर है, किससे संबंधित है और क्या विशेषता है। तो कहां है, यूपी में है। गुप्त काल का सर्वोच्च उत्कृष्ट, एक सेकेंड थोड़ा स्क्रीन डिस्टर्ब हो रहा है, ओके। गुप्त काल का सर्वोत्कृष्ट नमूना माना जाता है। इस मंदिर में विष्णु का एक अवतार है जो शेष नाग की सैया पर विराजमान है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सारनाथ शैली। क्या है सारनाथ शैली, ओके। सारनाथ शैली क्या है, तो साथियों पहली हेडिंग देखिए, परिचय। परिचय में बताया ये मूर्ति निर्माण से संबंधित शैली है, और ये गांधार शैली और मथुरा शैली दोनों का मिश्रण है। देखो, गांधार और मथुरा। अब गांधार और मथुरा शैली क्या है, यदि आप नहीं जानते तो मेरा पिछला वाला वीडियो देखिए, उसमें मैंने समझाया है अच्छे से गांधार शैली क्या है, मथुरा शैली क्या है, और उन पर 3 मार्कर आएगा तो कैसे लिखना है ये भी बताया है, इसलिए अब मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, आप जाइए वो वाला वीडियो देखिए। तो परिचय में बताया मूर्ति निर्माण की शैली है और गांधार और मथुरा का मिक्सचर है। दूसरा, इसकी विशेषता यह है कि लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है और इसमें आध्यात्मिकता पर बल दिया जाता है, और मूर्ति के पीछे एक आभा मंडल जैसा कुछ दर्शाया जाता है, एक रोशनी जैसा कुछ दर्शाया जाता है। साथियों उदाहरण है दशावतार मंदिर। तो देखिए मैंने तीनों बातें बता दी, परिचय बता दिया, विशेषता बता दी, उदाहरण बता दिए। किसी भी मूर्ति, किसी भी शैली के बारे में यही तो बताना होता है। परिचय में बताया कि किस किस शैली का मिश्रण है, विशेषता में बताया कि कौन सा पत्थर यूज हो रहा है, किस तरह के विषय पर बल दिया जा रहा है, तो लाल पत्थर यूज हो रहा है, आध्यात्मिकता पे बल दिया जा रहा है, आभा मंडल दर्शाया जा रहा है, और उदाहरण भी बता दिए दशावतार मंदिर। साथियों षड दर्शन आप सभी जानते हैं, कुल 6 दर्शनों का प्रतिपादन हुआ था गुप्त काल में। 6 के नाम पता होना चाहिए, पर ब्रैकेट में उनके प्रतिपादक के नाम भी बताने हैं। तो गुप्त काल में 6 संप्रदायों का विकास हुआ। सांख्य दर्शन कपिल मुनि, दूसरा योग पातंजलि, तीसरा न्याय गौतम, चौथा वैशेषिक उलूकनाथ, 5वां मीमांसा जैमिनी, और वेदांता मतलब उत्तरी मीमांसा वदरायण। तो ये नाम 6 दर्शन की और ब्रैकेट में उनके प्रतिपादक। आगे बढ़ते हैं। सांख्य दर्शन। अब मैंने क्या किया, इन 6 दर्शनों पर 3 मार्कर ले आया। समझिए जरा बात, यदि षड दर्शन आए तो आपको बताना है किस टाइम पीरियड में आया और कौन से 6 थे और ब्रैकेट में उनके प्रतिपादकों के नाम, दैट्स इट, कॉमा कॉमा करके। दूसरा, यदि क्वेश्चन आए इंडिविजुअली इन सब पे तो कैसे लिखना है जरा देखिएगा। सांख्य दर्शन आएगा तो लिखेंगे पहला कि ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है, प्रतिपादक है कपिल मुनि, और ग्रंथ है इनका सांख्य सूत्र, तो प्रतिपादक बताया
ग्रंथ का नाम बताया, अब इसमें है क्या ये भी बताया। देखो क्या है इसमें, इसमें बताया गया है कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पहले कारण में विद्यमान रहता है। इसी को सहकार्यवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। मतलब जैसे दही है, तो दही जो है वो काय से उत्पन्न हुआ, दूध से। तो ऐसा माना जाता है कि जो उत्पन्न हुई चीज है वो जिससे उत्पन्न हुई वो उसमें पहले से विद्यमान थी। मतलब कार्य मतलब दही अपनी उत्पत्ति के पूर्व, कारण मतलब दही का कारण क्या है, दूध, उसमें पहले से विद्यमान रहता है, बस हमें दिखाई नहीं देता है। जब उसकी अवस्थिति बदलती है तब वो हमें दिखाई देता है। ये बातें कहते हैं ये लोग, मैंने संक्षेप में आपको बता दिया। कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व अपने कारण मतलब जिससे वो पैदा हुआ उसमें पहले से वो था, बस दिख नहीं रहा था। क्लियर है। तो इसमें 3 बातें बता दी। सबसे प्राचीन है, कपिल मुनि ने दिया, सांख्य दर्शन इसका ग्रंथ है, और कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान रहता है। अगला योग दर्शन। साथियों प्रतिपादक आप सभी जानते हैं पतंजलि हैं, इनका जो ग्रंथ है वो है योग सूत्र। और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया जो मोक्ष है उसकी प्राप्ति तो भैया शारीरिक साधना, योग और ध्यान करो, इसी से प्राप्त होगी। तो ये 2 बातें हमने 2 पॉइंट में लिख दी। अगला न्याय दर्शन। न्याय दर्शन किसने दिया आप सभी जानते हैं, गौतम ने दिया। इनका ग्रंथ है न्याय सूत्र। ठीक। और इसमें इन्होंने क्या कहा, इसमें इन्होंने कहा कि जीवन जो है वो तर्कशास्त्र पर आधारित है। हर चीज को अपने सत्यता की जांच के बाद प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर नोटिस करना चाहिए। मतलब प्रत्यक्ष अनुभव से ही किसी भी चीज को स्वीकार करो, ये बात इन्होंने कही। तो 2-3 बातें इसमें भी हमने बता दी, किसने प्रतिपादित किया और उसमें बताया क्या गया है। आगे देखें वैशेषिक दर्शन। साथियों इसके प्रतिपादक है महर्षि उलूकनाथ। वैशेषिक सूत्र इसका प्रमुख ग्रंथ है। ये 2 बातें। फिर इस दर्शन में क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि सत्कार्यवाद जैसा कुछ नहीं होता। मतलब वो जो था ना कि कार्य जो है वो कारण में विद्यमान रहता है, दही जो है वो कभी ना कभी दूध में ही पहले से था, बस दिख नहीं रहा था, ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी चीज हो रही है वो अपने आप में नई है, वो पुरानी से उसका कोई संबंध नहीं है, ऐसा इन्होंने कहा। क्या लिखा, सहकार्यवाद के सिद्धांत को नहीं मानते। कार्य की उत्पत्ति सर्वथा नवीन होती है, उसका पहले से विद्यमान कारण से कोई संबंध नहीं होता। क्लियर। ये उस वाले का अपोजिट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, संक्षेप में मैं समझाते भी जा रहा हूं साथियों आपको। मीमांसा इसका मूल अर्थ है तर्क करना और अर्थ लगाना। जब हम तर्क करते हैं, अर्थ पता करते हैं, उसकी कला को मीमांसा कहते हैं। दूसरा, इसने वैदिक कर्मों को ही सत्य माना। तीसरा, इसने मनुष्य को जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रेरित किया। ये तीनों बातें हमने बता दी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा। साथियों नाम समझ में आ रहा है, इसका अर्थ होता है वेदों का अंत। वदरायण का ब्रह्म सूत्र इसका प्रमुख ग्रंथ है, और इसका आधार कर्मवाद है, जिसमें इन्होंने मनुष्य को कर्म करने के लिए प्रेरित किया। तो आपको हर दर्शन के बारे में एक एक कीवर्ड मैंने बता दिया। क्लियर है। इसके अलावा ये पूरे पीडीएफ नोट्स फॉर्म में आपको उपलब्ध हो जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, आप जरूर जुड़िए, वहां से प्राप्त करें। उदयगिरी अभिलेख। अब देखिए 6 दर्शन कंप्लीट, हर दर्शन पे मैंने 3 मार्कर लिख दिया साथियों। प्रतिपादक कौन था, ग्रंथ उनका कौन सा था, और उसमें वो कह क्या रहे हैं उसको भी संक्षेप में बता दिया। क्लियर। अगला देखें उदयगिरी अभिलेख। साथियों हम सभी जानते हैं कुमारगुप्त से संबंधित है, अभी पीछे देखा था। और इसमें बताया गया कि एक शंकर नाम के व्यक्ति ने पार्श्वनाथ जी की मूर्ति बनवाई। क्लियर। और जो दक्षिण का कदम्ब वंश था उसने जैन धर्म को संरक्षण दिया। ये बातें बताई गई हैं उदयगिरी के अभिलेख में। क्लियर है। ये आपको लिख देना। तो ऑब्वियसली हम किसी भी अभिलेख में यही बताते हैं किससे संबंधित है और क्या बातें हो रही हैं। अगला शवर जाति। साथियों ये बिंद के जंगल में विद्यमान एक जाति है जो अपने लोगों को जिसके लोग अपने देवताओं को मनुष्यों का मांस चढ़ाते हैं। क्लियर। तो सिंपल लिख के आना है कि बिंद जंगल में रहने वाली जाति जिसके लोग देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते हैं। अगला देखें गणिका व कुट्टनी। साथियों जो गुप्त काल में वेश्या होती थी उसे गणिका कहते थे, और जो बूढ़ी वेश्या होती थी उसे कुट्टनी कहते थे। ये आपको सीधे लिख देना है। अगला भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल। इस पर मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को कहा जाता है, और गुप्त काल में भी किसके काल को पीछे बता चुका हूं, तो चाहो तो लिख लेना, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को। आगे बढ़ते हैं, अजंता की गुफाएं। अब इसमें जरा देखिएगा साथियों, ये वो वाला सेक्शन है जिसमें बहुत सारे फैक्ट होते हैं, पर अजंता की गुफा के बारे में आप देखिएगा मैंने संक्षेप में कितनी सारी बातें बताने की कोशिश करी। सबसे पहले मैंने बताया परिचय। अब देखिए परिचय मैंने कितनी बातें बताई। पहला तो अवस्थिति, तो कहां है, महाराष्ट्र। खोज किसने करी, कौमा करके, कलिंगम अलेक्जेंडर। और कौमा कुल कितनी गुफाएं हैं, तो 29। ये तीनों बातें मैंने परिचय में बता दी कौमा कौमा करके। देखिए अवस्थिति, खोज और कुल संख्या। ठीक। दूसरा
संबद्ध धर्म, ये किस धर्म से संबंधित है? तो ब्राह्मण और बौद्ध से संबंधित है। तीसरा, इसका संबंध किस वंश से है? तो 16वीं 17वीं और 18वीं का संबंध गुप्त वंश से, 9वीं और 10वीं नंबर की गुफा का संबंध बकाटक वंश से, और पहली और दूसरी का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से। तो गुफा का क्रम और ब्रैकेट में उनके वंश का नाम ये भी लिख दिया। आप देखिए कितनी सारी इंफॉर्मेशन दी मैंने। ये है प्रेजेंटेशन का खेल कि हेडिंग्स इस तरह से दे दो कि कॉमा कॉमा करके बहुत सारे फैक्ट बता दो। अब परिचय वाली हेडिंग में मैंने अवस्थिति भी बता दी, खोज भी बता दी, कुल संख्या भी बता दी, संबद्ध धर्म में दोनों नाम बता दिए किस धर्म से संबंधित गुफाएं हैं, और संबद्ध वंश किस वंश की बात हो रही है ये भी बता दिया। 16-17 में बात हो रही है गुप्त वंश की, 9वें-10वें में बात हो रही है बकाटक की, और एक और दूसरे में बात हो रही है पुलकेशिन द्वितीय की। ये सब बताया। अगला आइए बाघ की गुफाएं। साथियों सेम पैटर्न यहां पर आया। देखिए परिचय में बताया हमने अवस्थिति मध्य प्रदेश के बाघ में, मध्य प्रदेश के धार में, कॉमा खोज 1818 में डेजरफील्ड द्वारा, दोनों बातें बता दी। अगला कुल 9 गुफाएं हैं, कॉमा सर्वप्रमुख गुफा 5 है जिसमें संगीत और नृत्य के चित्र बने हुए। और विषय क्या है? देखिए अगली हेडिंग, तो जो बाघ की गुफाएं हैं उसमें लौकिक जीवन से संबंधित बातें बताई गई हैं, उससे संबंधित चित्र हैं। लौकिक मतलब ये जो जगत दिखाई दे रहा है, परलोक की बात नहीं है, इस संसार की बात है। तो सारी बातें 3 मार्कर के हिसाब से काफी है। पैटर्न हम वही अपना रहे हैं, पॉइंट्स विद हेडिंग, हेडिंग दे रहे हैं, अंदर थ्योरी लिख रहे हैं, कट टू कट। आगे देखें, और मैं क्या बोल रहा हूं, एक लाइन में 3-3 4-4 फैक्ट भी बता सकते हो आप, वही मैं कर रहा हूं। आगे देखें, क्लासिफिकेशन मैटर करता है, हेडिंग मैटर करती है। एक हेडिंग ऐसी दो कि 3-4 फैक्ट है, यही मैं कर रहा हूं। ज्यादा फैक्ट हम बता पाएंगे, नंबर अच्छे मिलेंगे। साथियों मृच्छ कटिंग, देखिए फिर एक ग्रंथ आ गया। रचनाकार थे शूद्रक, शाब्दिक अर्थ है इसका माटी का खिलौना गाड़ी। प्रकृति क्या है? बौद्धकालीन एकमात्र दुखांत नाटक है। इसका प्रमुख नायक चारुदत्त और नायिका है बसंत सेना। और इसका विषय क्या है? निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या के प्रेम संबंध का वर्णन है। तीनों बातें बता दी, रचनाकार, प्रकृति और विषय। आगे बढ़ते हैं, पंचतंत्र उसी तरह से आ गया। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ। एक और इंपॉर्टेंट बात, संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। तो साथी देखो सारी बातें एक लाइन में आ गई कि विष्णु शर्मा द्वारा रचित संस्कृत का ग्रंथ जो कि विश्व का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ है। अगला आइए विशाखदत्त। ये वही विशाखदत्त थे जिन्होंने देवी चंद्रगुप्तम रचना रची। आइए देखते हैं रचना। एक और रचना है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में चाणक्य की योजनाओं का वर्णन है। तो विशाखदत्त ने कौन सी रचना रची ये बता दिया। इसके अलावा विशाखदत्त की रचना में क्या है ये बता दिया। आगे बढ़ते हैं साथियों, देवी चंद्रगुप्तम। अब ग्रंथ पे आ गया तो लेखक कौन है? विशाखदत्त। और क्या है देवी चंद्रगुप्तम में वर्णन, वो हम पीछे देख चुके हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का उन्मूलन कर भाई रामगुप्त की हत्या करी, भाभी ध्रुव देवी से विवाह किया। क्लियर? तो ओवरऑल ग्रंथ और उसमें वर्णन क्या ये बताना होता है। आर्यभट्ट एक व्यक्ति। अब आर्यभट्ट ने क्या क्या किया? पहले तो कुछ ग्रंथ लिखे। कौन कौन से? आर्यभट्टीय। दूसरा, इसका संबंध किससे? गुप्त काल से। तीसरा, इसने सर्वप्रथम कई सारे काम करे जो दुनिया में पहले कभी नहीं हुए थे। क्या क्या किया? दशमलव प्रणाली, पृथ्वी की गोलाई, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और शून्य की खोज, ये सब इसने किया। तो इसके सारे काम को मैंने सर्वप्रथम, या चाहो तो आप कार्य की हेडिंग भी डाल सकते हो, कॉमा कॉमा करके बता दो। तो देखो कितने सारे फैक्ट बता दिए, उसका ग्रंथ भी बता दिया, वो किस टाइम पीरियड का ये भी बता दिया, उसके सारे कामों को मैंने कॉमा कॉमा करके एक जगह लिख दिया। क्या बातें क्लियर है? आगे देखें ब्रह्मगुप्त, सेम पैटर्न। जन्म उज्जैन में हुआ, संबंध गुप्त काल से है, और इनका कार्य, इनकी रचना बता दो। तो भैया इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की। आगे बढ़े, बराहमिहिर, सेम पैटर्न, गुप्त कालीन प्रमुख ज्योतिषी है। क्लियर? कई रचनाएं हैं, पंच सिद्धांतिका, बृहद जातक, लघु जातक और बृहद संहिता, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। तो ओवरऑल किसी व्यक्ति में क्या करना है, क्या है, क्या क्या रचना रची, ये सब बताना होता है। अगला भास्कर फर्स्ट, सेम पैटर्न। आर्यभट्ट के सिद्धांतों पर इन्होंने टीका लिखा। इनके 3 ग्रंथ थे, महाभास्कर, लघु भास्कर और भाष्य, और ये भी गुप्त कालीन थे, चाहो तो ऐड कर देना। आगे बढ़े, अष्टांग हृदय। साथियों अष्टांग हृदय एक ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? आयुर्वेदिक ग्रंथ है। किसने लिखा? बाणभट्ट ने लिखा। तो क्या है और किसने लिखा? आयुर्वेदिक ग्रंथ है, बाणभट्ट ने लिखा। आगे देखें नवनीतकम, ये क्या है? तो भैया ये भी एक आयुर्वेद के प्रमुख
व्यक्ति धन्वंतरी द्वारा रचित एक ग्रंथ है। क्लियर? और कब? वही चंद्रगुप्त टू के काल में, क्योंकि उन्हीं ने इन सबको संरक्षण दिया था। तो ओवरऑल ग्रंथों के नाम आ रहे हैं, देखिए आते जा रहे हैं, आपको नोट करके रखना। व्यक्तियों के नाम आ रहे हैं, तो ग्रंथ का है तो ये बताना किसने रचा, किससे संबंधित है। व्यक्ति का है तो ये बताना है किस काल का है, किस क्षेत्र का है और क्या क्या रचा है इसने। दैट्स इट। आगे बढ़िए। हस्तायुर्वेद, ये भी एक ग्रंथ है। पालकाप्य नामक पशु चिकित्सक ने इसको लिखा। हाथी रोग से संबंधित ये ग्रंथ है। तो फिर वही बात, क्या है? हाथी रोग से संबंधित ग्रंथ किसने रचा? पालकाप्य ने रचा। ठीक, आगे बढ़े। सामंतवाद। साथियों, सामंतवाद क्या है? सामंत से बना सामंतवाद। सामंत किसे बोलते हैं? जो क्षेत्रीय छोटे छोटे राजा होते हैं उन्हें सामंत कहते हैं। तो वो आदमी क्षेत्र का, छोटे से क्षेत्र का राजा बना कैसे? तो जो अभी मैंने भूमि अनुदान समझाया था कि उसे दूरस्थ क्षेत्र की भूमि दे दी और कहा तू ही संभाल, इसमें से जो आवक हो तू ही रख लेना। फिर भविष्य में वो उसी क्षेत्र में शासन करने लगा और वो क्षेत्र का सामंत बन गया। फिर वो सेनाएं ना रखने लगा। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं भूमि अनुदान ने ही जब क्षेत्रीय स्तर पर छोटे छोटे सामंतों को, सैनिकों को, सेनापतियों को पैदा कर दिया, यही सामंती व्यवस्था थी। देखिए क्या लिखा है 3 मार्कर में। मौर्योत्तर काल में, तो हमने सबसे पहले बताया किस टाइम पीरियड की बात हो रही है, तो मौर्योत्तर काल की बात हो रही। उसमें जो भूमि अनुदान हो रहा था उसके परिणाम स्वरूप जो भूस्वामी थे, जमीन के स्वामी, उसमें से एक नया वर्ग पैदा हो गया जो सामंत कहलाया। क्लियर? इसका अंकुरण मतलब शुरुआत हुई थी कुषाण सातवाहन के काल में। तो सारी बातें तो बता दी। भूमि अनुदान के कारण हुआ क्या था? एक सैनिकों का, सेनापतियों का, क्षेत्रीय शासकों का वर्ग पैदा हो गया। किस काल पीरियड में पैदा हुआ? कुषाण और सातवाहनों के टाइम पे पैदा हुआ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पुष्यभूति वंश। अब साथियों गुप्त काल फिनिश। अब हम आ गए गुप्त काल के बाद जो गुप्तोत्तर काल था, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में फिर भारत बढ़ गया था। उनमें जो सबसे प्रमुख वंश था वो था पुष्यभूति वंश। और किसी वंश में हम क्या लिखते हैं? पहला लिखते हैं संस्थापक कौन था, तो वो था पुष्यभूति। क्षेत्र क्या था इनका? श्रीकंठ, मतलब दिल्ली हरियाणा वाला क्षेत्र। और प्रमुख शासक कौन थे इस वंश के? पुष्यभूति, प्रभाकर वर्मन, राज्यवर्मन और हर्षवर्धन, जो प्रमुख राजा है, अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है जो, वो हर्षवर्धन इसी पुष्यभूति वंश का था। तो उस वंश से संबंधित हमने संस्थापक बताया, उसका क्षेत्र बताया और उसके प्रमुख राजा बता दिए। शिलादित्य। साथियों हर्षवर्धन का एक अन्य नाम शिलादित्य था, ये पता होना चाहिए, सीधे लिख देंगे। अगला क्वेश्चन नंबरिंग नहीं डाल पाए उसके लिए माफी। ये हर्ष द्वारा संरक्षण प्राप्त विद्वान। अब हर्षवर्धन ने अपने दरबार में कई विद्वानों को संरक्षण दिया था, नाम सीधे लिखने आ सकते हैं, तो नाम बता दीजिए। बाणभट्ट, मयूर, दिवाकर और हेनसांग, जो चीनी यात्री था जिसपे मैं बता चुका हूं 3 मार्कर पुराने लेक्चर में, उनको संरक्षण दिया था। अगला क्वेश्चन हर्ष की रचनाएं। राजा हर्ष ने कई रचनाएं भी रची थी। कौन सी रचना रची थी? तो साथियों प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये 3 नाटक इन्होंने रचे थे। सीधे लिखने को आते हैं, तीनों नाम पता होने चाहिए। अगला मोखरी वंश। अब जैसे पुष्यभूति एक वंश था दिल्ली हरियाणा क्षेत्र में, उसी तरह कन्नौज जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है वहां पे एक वंश था मोखरी वंश। जरा देखिएगा उदय कब हुआ? गुप्तोत्तर काल में। ठीक, राजधानी कन्नौज और प्रमुख शासक, पहला शासक तो हरिवर्मा था और दूसरा प्रमुख शासक था ग्रहवर्मा। ये वही ग्रहवर्मा है जिससे विवाह हुआ था हर्षवर्धन की बहन राजश्री का। क्लियर? जिसकी हत्या कर दी थी शशांक ने और देवगुप्त नाम के राजा ने। फिर हर्षवर्धन बदला लेता है अपने जीजा की मृत्यु का। क्लियर? ये सब हम इतिहास में पढ़ते हैं। साथियों लास्ट क्वेश्चन, ब्रह्म क्षत्रिय किसे कहते हैं? तो ऐसे ब्राह्मण जो अपना मूल कर्म और जाति को छोड़कर क्षत्रियों का काम जब करने लगते हैं तो वो ब्रह्म क्षत्रिय कहलाते हैं। दैट्स इट। बहुत सारे क्वेश्चन थे साथियों, समय बहुत कम होता है हमारे पास। हमारा टारगेट होता है कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा बातें आप तक पहुंचा दें, और इस बीच हमें मुद्दे से भी नहीं भटकना, बिल्कुल संक्षेप में आपको चीजें समझानी है। क्लियर? इस पूरे नोट्स, इस पूरे लेक्चर के नोट्स पीडीएफ फॉर्म में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप तक पहुंचने से मिल जाएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, मेडिएवल हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे, हर डायमेंशन को इसी तरह कवर करेंगे जिस तरह इस लेक्चर में किया। बहुत बहुत धन्यवाद।